हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग बीपीएससी के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 1 का तैयारी करने जा रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो मधुबनी पेंटिंग के बारे में। इसी तरीके से एक एक करके जितने भी टॉपिक हैं जो जीएस पेपर 1 में पूछे जाते हैं उसका हम तैयारी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक जो है मधुबनी पेंटिंग है। आज इसके बारे में सब कुछ मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ लेंगे ताकि इससे जैसा भी क्वेश्चन आए मेंस में हम लोग लिख सकते हैं। तो बिहार जो है देखिए, हम जो है इसी तरीके से पढ़ाएंगे इस पे, है ना। जैसे जो भी होगा टॉपिक उस पर लिखा रहेगा, बाकी हम बोलेंगे, इसको बस ध्यान से आप सुनिए, ठीक है। उसके बाद खुद अपना एक नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स कैसा भी हो, ख़राब राइटिंग में ही हो, लेकिन अपना होना चाहिए। किसी का दूसरे का नोट से पढ़िएगा तो फिर वो लिमिटेड नॉलेज ही आपको मिलेगा। आप सब कुछ पढ़ लीजिए, उसके बाद उसमें से जो आपको अच्छा लगे, मतलब इंपॉर्टेंट लगे, आप अपने हिसाब से उसको लिख लीजिए कॉपी पे कि आपको क्या ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं अब पढ़ना। तो देखिए, बिहार जो है शुरू से ही जो है ना ऐतिहासिक कला या फिर कहें तो सांस्कृतिक परंपरा का जो है आकर्षण का केंद्र रहा है। ये जो मधुबनी पेंटिंग है ये भी उसी तरीके का एक बहुत पुराना परंपरा है कला का, ऐसा बोल सकते हैं। ये मेनली जो है मिथिलांचल क्षेत्र में, कहने का मतलब है कि दरभंगा, मधुबनी, नॉर्थ बिहार का जो क्षेत्र है, सीतामढ़ी और नेपाल के कुछ हिस्सों में भी ये पेंटिंग किया जाता है। ये पेंटिंग कितना पुराना है इसका कोई लिमिटेड मतलब कि लिखित कहीं साक्ष्य नहीं है, लेकिन इस पेंटिंग का सबसे पहला जो है मतलब लिखित रूप में देखा जाए तो विद्यापति जी के द्वारा एक लिखा गया किताब है जिसका नाम है कीर्ति पताका। तो कीर्ति पताका में पहली बार जो है इस पेंटिंग का साक्ष्य आपको मिलता है कि इस पेंटिंग के बारे में जहाँ पे मेंशन किया गया है वो कीर्ति पताका में मेंशन किया गया सबसे पहली बार। और पहले जो है पहले सिर्फ रंगोली के रूप में ही होता था। मधुबनी पेंटिंग जो है पहले सिर्फ रंगोली के रूप में होता था, लेकिन अब जो है देखा जाए तो कपड़ा पे, दीवार पे, है ना, कागज़ के बैग पे, जो आजकल बैग आ रहा है, या फिर अब तो मास्क पे भी होने लगा है, ठीक है। तो जहाँ भी अब पेंटिंग की जरूरत है वहाँ पे ऐसा किया जा रहा है, लेकिन पहले जो है शुरू में सिर्फ रंगोली के द्वारा ही, रंगोली पे ही, मतलब रंगोली के माध्यम से ही पेंटिंग बनाया जाता था। और मेनली पहले इसमें सिर्फ घरेलू महिलाओं जो है, ठीक है, महिलाओं के द्वारा ही किया गया था। लेकिन अब तो इसमें पुरुष लोग भी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि अब इसमें पुरुष लोग इस पेंटिंग को नहीं करते हैं, लेकिन पहले शुरू में जो है ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता था। उसके बाद देखा जाए तो ये जो है एक्चुअली इसमें होता क्या है कि काफ़ी घना चित्रकारी होता है, काफ़ी डेंस इसमें पेंटिंग होता है ना। आप देख सकते हैं कितना छोटा छोटा पेंटिंग, मतलब काफ़ी घना किया जाता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो चित्रकला है, ये जो पेंटिंग है, सबसे पहली बार राम और सीता जी का जब विवाह हुआ था उस समय महिलाओं के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो वहाँ से इसका शुरुआत हुआ है। और रिटेल रूप में यदि देखा जाए तो विद्यापति जी के द्वारा एक लिखा गया किताब है जिसका नाम है कीर्ति पताका, वहाँ पर इस पेंटिंग का मेंशन मिलता है। पहले जो है सिर्फ मतलब कि हाई क्लास के जो लोग थे, कहना तो ऊंची जाति के जो लोग थे, वही इस पेंटिंग को बनाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ साथ ये बंधन भी खत्म होता जा रहा है। मतलब अब सारे, मतलब कि इरिस्पेक्टिव ऑफ धर्म जात, कोई भी लोग अब इस पेंटिंग को बना सकते हैं, जो होना भी चाहिए था, ठीक है। और यदि देखा जाए तो पहले जो है सिर्फ ये दरवाज़ा पे, है ना, रंगोली के रूप में पारंपरिक रूप से बनाया जाता था, लेकिन अब जो है हर जगह बनाया जाता है। कपड़ा पे हो गया, कैनवस पे हो गया, दीवार पे हो गया, ठीक है। अब मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड कुछ नाम हैं, है ना, कुछ पर्सनालिटी के नाम हैं जो इस पेंटिंग को फेमस किए हैं हाल फिलहाल के वर्षों में। तो जैसे एक काफ़ी फेमस नाम है, मधुबनी जिला के वो जितवारपुर कोई गांव है, मधुबनी जिला में एक जितवारपुर गांव है, वहाँ की जगदम्बा देवी और सीता देवी, है ना। ये दो नाम आप गांव के साथ याद रखिएगा, कई एग्जाम में या फिर मेंस में जब लिखिएगा कि गांव के नाम के साथ, तो इंप्रेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। बाकी कई लोग हैं उनका गांव का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो इसके एकदम टॉप में रहे हैं, जैसे अब गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर में, हर कोई जानता है ना। अब बाकी लोगों का कहाँ हुआ था किसको पता है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे जगदम्बा देवी का जन्म जो है जितवारपुर में हुआ था, तो ये जो है याद रखिए कि मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव की जगदम्बा देवी, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इनके द्वारा काफ़ी मिथिला पेंटिंग को प्रमोट किया गया है। एक और नाम है महासुंदरी देवी, है ना। ये दो नाम याद जरूर रखिएगा कि जितवारपुर गांव की जगदम्बा देवी जो मधुबनी जिले की हैं, और महासुंदरी देवी, ये दोनों का योगदान काफ़ी रहा है मिथिला पेंटिंग को, या जो मधुबनी पेंटिंग है उसको इंटरनेशनल तक पहुंचाने में। महासुंदरी देवी जो महासुंदरी देवी थी, उनको 2011 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री भी दिया गया था, ठीक है। पद्मश्री हमारे देश का चौथा बड़ा सम्मान है, सबसे पहला भारत रत्न, फिर पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो 2011 में महासुंदरी देवी को पद्मश्री भी दिया गया था। अब देखिए, ये तो हो गया मधुबनी पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू किए, क्या होता है, कौन कैसे बनाता है। अब हम लोग देखते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में कि इसको दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है वॉल पेंटिंग, एक होता है अरिपन, ठीक है। एक को अरिपन बोलते हैं, एक होता है वॉल पेंटिंग, ठीक है।
अब दोनों के बारे में एक एक पढ़ते हैं। वॉल पेंटिंग, जैसे कि हिंदी में इसको बोलेंगे भित्ति चित्र, भित्ति यानी दीवार को भित्ति बोला जाता है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो पहले भित्ति चित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, तो ये जो है पहले मिट्टी का दीवार ही रहता था, तो मिट्टी के दीवार पे बनाया जाता था। मतलब ये जो दीवार पे बनाया जाने वाला पेंटिंग है, मिट्टी का हो या सीमेंट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखा जाए तो इसको जो है, ये पेंटिंग बनाने का 3 मेन जगह है घर भर में। मतलब ऐसे तो आप पेंटिंग कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन 3 ऐसा जगह है जहाँ पे पेंटिंग किया जाता था। तो सबसे पहले भगवान का घर, जो हर घर में पूजा का घर होता था, पूजा रूम जो होता है, वहाँ पे इस पेंटिंग को किया जाता था। उसके अलावा फिर देखा जाए तो जो जिनका नया नया शादी होता था, है ना, उनके घर के आसपास जो है इस पेंटिंग का प्रयोग किया जाता था। और घर के बाहर के दीवारों पर, विशेष उत्सव पर घर के बाहर के दीवारों पे इस पेंटिंग को किया जाता। मतलब पेंटिंग जो है घर में 3 जगह मेनली किया जाता था। एक पूजा वाले घर में, एक घर के बाहर वाले दीवार पे, वो खास करके विशेष उत्सव में, और फिर मतलब कि नए शादी वाले घर में, है ना, जहाँ पे नए शादी वाले लोग रहते हैं। उसके बाद फिर इसमें देखा जाए तो भगवान का भी पेंटिंग किया जाता है। मतलब देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, जैसे दुर्गा जी का, काली जी का, है ना, राम सीता, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश, इस तरह के जो है इस तरीके से बनाए जाते हैं। जो नवविवाहित लोगों के घर में जो पेंटिंग बनाया जाता था, ये मधुबनी पेंटिंग जो भी है, तो उसको जो है कोहबर पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। मतलब उसको कोहबर बोला जाता था, और वहाँ पे जो पेंटिंग होता था उसको कोहबर पेंटिंग कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। और वहाँ पे मेनली जो है इस तरीके से जानवर के चित्र बनाए जाते थे, खास करके पशु पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। मछली का हो गया, शेर का हो गया, घोड़ा हाथी का हो गया, हंस और मोर का हो गया। हंस और मोर जो है शांति के प्रतीक, हर एक जानवर का अपना एक प्रतीक होता था, ठीक है। तो जैसे हाथी और घोड़ा जो हो गया, वो बोल सकते हैं कि आप ऐश्वर्य यानी कि प्रतीक के फॉर्म में, है ना, मतलब कि उस हर एक जो जानवर था एक किसी किसी चीज़ को सिंबलाइज करता था। जैसे हंस और जो मोर हो गया वो शांति का प्रतीक होता था, वहीं शेर जो है शक्ति का प्रतीक होता था। तो इस तरीके से चित्र वहाँ पे बनाए जाते थे। और कुछ जो है पेड़ पौधा का भी फोटो बनाया जाता था, ठीक है। और उसके अलावा सूरज और चांद का भी फोटो बनाया जाता था। ये सब कोहबर पेंटिंग में होता था, ठीक है। ये ऐसा माना जाता था कि सूरज और चांद के पेंटिंग बनाने से जो है वो दोनों का उम्र जो है लंबा होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे अरिपन। अरिपन यानी कि जो नॉर्मल बाकी जगह दीवार के अलावा जो वहाँ पे फिगर बनाया जाएगा उसको अरिपन बोला जाता था। तो देखा जाए तो मिथिला में जितना भी त्यौहार होता था, ठीक है, मिथिला में जितने भी त्यौहार या उत्सव होते थे, उन सब में आंगन पे फिर या फिर दीवारों पे मेनली जो है इस तरह का पेंटिंग बनाया जाता था। और इसका बनाने का पहले जो मेन पर्पस क्या था, कि पहले जो है इसके बनाने का मेन पर्पस था कि खेत में जो फसल जो है वो अच्छा हो, है ना, इसलिए हर एक शुभ काम में इस पेंटिंग को बनाया जाता था। और जो अरिपन वाला जो फिगर है ये जो है इसलिए बनाते थे ताकि खेत में जो फसल है वो पैदावार अच्छा हो, ठीक है। और धीरे धीरे जो है इसको और भी ज़्यादा डेवलप होने लगा। फिर आंगन में या फिर चौखट पे ज़मीन पे बनाया जाता था इसको, ठीक है। इस जो चित्र है इस पेंटिंग को बनाने के लिए माचिस के तीली या फिर बांस के कुची का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। कुची आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब बांस को उस तरीके से बनाना ब्रश के फॉर्म में, ठीक है। तो होता क्या था कि माचिस का तीली या फिर जो बांस का कुची है उसको देर तक पानी में फुला करके, ठीक है, ये पहले काफ़ी नेचुरल वे में किया जाता है, आजकल पेंट से न किया जाता है, पहले नेचुरल वे में किया जाता था। तो माचिस का तीली या फिर जो बांस का कुची है उसको पानी में फुला करके और उसको जो है किसी चीज़ से, मतलब हथौड़ी से या फिर किसी चीज़ से उसको आगे ठोक ठोक के आगे जो है उसको ब्रश के फॉर्म में किया जाता था, उससे इसको जो है बनाया जाता था। उसके बाद फिर है कि एक जो है घोल तैयार किया जाता था, एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता था, उसको पिठार कहा जाता है, ठीक है। पिठार में गाय का गोबर फिर चिकनी मिट्टी ये सब मिलाया जाता था और उस ब्रश से उसको पेंट किया जाता था, ठीक है। और देखा जाए तो डिफरेंट जो उत्सव हैं उत्सव के हिसाब से यहाँ पेंटिंग किया जाता था। तो जैसे अविवाहित लड़कियों के लिए तुलसी पूजा के अवसर बनाए गए अरिपन ज्यामितीय आकार में, ठीक है। जो जैसे कोई अविवाहित महिला है उसको यदि डिपिक्ट करना है तो उसको ज्योमेट्रिकल शेप में वहाँ पे बनाया जाता था और खास करके त्रिकोण और आयताकार इस तरीके का प्रयोग किया जाता था। मधुबनी पेंटिंग में जो है चटक रंग बोल सकते हैं आप इसको किताबों के लैंग्वेज में, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव कलर का प्रयोग किया जाता है। जो भी यहाँ पे प्रयोग पहले किया जाता था वो नेचुरल वे में, मतलब कि नेचुरल वे में वो कलर को निकाला जाता था।
जैसे हरा रंग जो है वो पत्ती से निकाला जाता था, लीफ से निकाला जाता था, पेड़ पौधा के पत्ता से। पीला रंग सरसों से या हल्दी से। सिंदूर के जैसा रंग जो होता था वो सिंदूर से, है ना। लाल रंग जो है सिंदूर से। और पीपल का पेड़ होता है उसके छाल से भी लाल रंग निकाला जाता था। ठीक है। सफ़ेद रंग जो है दूध से या फिर चावल से तैयार किया जाता था। इसके अलावा देखा जाए तो गुलाब का रंग, गुलाबी के लिए नींबू को भी प्रयोग किया जाता था रंगों को पकड़ मजबूत बनाने के लिए। ठीक है। उसके अलावा फिर रंग का जो पकड़ है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए बबूल का जो पेड़ होता है उससे गोंद निकाला जाता था। बबूल के भी पेड़ से गोंद निकलता है। ठीक है। लेकिन अब जो है सब तो केमिकल का पेंट किया जाता है, तो अब जो ऐसा बात नहीं रहा है ना। और मिथिला पेंटिंग में जो कुछ कलर जो है, कलर का अपना एक अलग कोड है। जैसे पीला कलर जो धरती का दिखाता है, उजला रंग पानी को दिखाता है, लाल रंग आग को दिखाता है, काला रंग वायु को दिखाता है और नीला आकाश को दिखाता है। तो ये सब बात अब याद रखिएगा जब अरिपन के पेंटिंग के बारे मतलब अरिपन के बारे में डिस्क्राइब कीजिएगा तो उसमें ये सब लिखना जरूरी है ना, कि क्या 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 कैसे पेंटिंग किया जाता है। कि बाँस को भिंगा करके फिर उसे ब्रश तैयार किया जाता है, फिर गोबर और चिकनी मिट्टी उसमें डाल करके एक पिठार तैयार किया जाता है। ठीक है। और उससे इस तरीके का पेंटिंग किया जाता है, किस सोर्स से किस कलर निकाला जाता है, कौन से कलर का क्या मतलब काम है। ठीक है। तो ये सब वहाँ पे लिखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो ये था मधुबनी पेंटिंग का दो टाइप, वॉल पेंटिंग जिसको भित्ति चित्र बोलते हैं, एक था अरिपन, है ना। अब तीसरा आता है कि मिथिला पेंटिंग का शुरुआत कैसे हुआ। ठीक है। जो हम लोग शुरू में थोड़ा सा पढ़े कि सीता जी के विवाह के समय हुआ था, और इस पेंटिंग का रिटेन मेंशन कहीं नहीं है, बस एक दो जगह मतलब सबसे पहले विद्यापति का जी का जो बुक है कीर्ति पताका, वहाँ पे इसका मेंशन मिलता है हम लोग को। तो बाकी हम लोग देखते हैं अरिपन और इसका आज के हाल फिलहाल के वर्षों में कैसे इसका एक्सपेंशन हुआ है, कब खोज हुआ। तो देखा जाए तो मिथिला पेंटिंग जो है तो बहुत पुराना। ठीक है। लेकिन उसके पहले बिहार के लोगों को भी इसके बारे में पता नहीं था। तो हुआ क्या कि 1934 में बिहार में काफ़ी ज़्यादा भूकंप आया था। ठीक है। 1934 में बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्षति हुआ था। तो भूकंप पीड़ितों की सहायता करने के लिए जो है ब्रिटिश का एक ऑफिसर था, उसका नाम याद रखिएगा, जिसका नाम था WG आर्चर। ये ICS अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विस जो पहले बोला जाता था। ठीक है। तो ICS अधिकारी थे। तो जो वहाँ पे गए थे निरीक्षण करने के लिए कि कितना तबाही हुआ है। ठीक है। उसको देखने के लिए, और एक काफ़ी बड़े कला प्रेमी माने जाते थे ना, WG आर्चर जो हैं एक कला प्रेमी माने जाते थे। ठीक है। तो देखे कि वहाँ पे जो दीवार है उस पर बहुत सारा चित्र बना हुआ है। जब मकान टूट के गिरा हुआ था उन मकानों पे देखे कि उसमें उसका जो दीवार है अंदर का उस पर बहुत डिफरेंट जो है चित्र बना हुआ है। तो वो इसका फ़ोटो खींच लिए, वो दीवार जो टूटा हुआ था, वो अधिकारी दूसरे काम के लिए गए थे लेकिन वो इसका फ़ोटो खींच लिए। ठीक है। और धीरे धीरे जो है वो इस कला को पढ़ने के लिए कि हाँ इसका और कहाँ कहाँ पेंटिंग मिल सकता है, वो इसमें जुट गए। ठीक है। 1949 में हुआ क्या, ये तो 1934 की बात है। 1949 में एक मैगजीन आता था उस समय इंग्लैंड में जिसका नाम था मार्ग। मार्ग उस समय का काफ़ी बड़ा मैगजीन था, उस ज़माने का, मतलब अपने ज़माने का, इंग्लैंड में वो छपता था। तो मार्ग एक काफ़ी फेमस मैगजीन था। तो मार्ग मैगजीन में 1949 में मिथिला पेंटिंग के नाम से इसका फ़ोटो छपा, जो फ़ोटो उनके द्वारा खींचा गया था 1934 में, 1934 में। तो इसका फ़ोटो जो है मिथिला पेंटिंग के नाम से, मैथिली पेंटिंग के नाम से एक्चुअली वहाँ पे रिटन में मतलब ऐसा लिखा गया था। ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे फ़ोटो छपा 1949 में। उसके अलावा फिर मतलब उस समय तक जो है इंडिया में उतना ये पेंटिंग फेमस नहीं था। बिहार में भी लोगों को इसके बारे में उतना जानकारी नहीं था, बस महिलाएं थोड़ा मोड़ा करती थी, उतना बड़े लेवल पे पता नहीं था किसी को। उसके बाद 1960 में 1949 में उस मैगजीन में छपने के बाद 1960 के बाद इंडिया का जो सरकार था उसका नींद खुला, और एक बोर्ड है यहाँ पे, मतलब इंडिया में एक संस्था है जिसका नाम है ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड। तो उस बोर्ड के जो उस समय के निदेशक थे जिनका नाम था पुपुल जयकर, आप इनका नाम और भी पहले कभी सुने होंगे यदि आप आर्ट एंड कल्चर पढ़े होंगे डिटेल में। तो पुपुल जयकर उस समय इसके डायरेक्टर थे ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के। तो उनके द्वारा जो है इसका जांच पड़ताल के लिए एक कमेटी की तरह बनाया गया, और इसको फिर जांच पड़ताल किए कि हाँ कहाँ से शुरुआत हुआ, कहाँ कहाँ पेंटिंग यूज होता है। ठीक है। तो तब से इस पेंटिंग को जो है उतना ज़्यादा एक तरह से मतलब कि लाइमलाइट में आया, आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1969 के बाद से, 1959 के बाद से ये पेंटिंग काफ़ी फेमस हुआ। उसके पहले जो है यहाँ के जो लोकल लोग थे वो भी इस पेंटिंग को उतना ज़्यादा नहीं जानते थे, मतलब बिहार के लोग भी नहीं जानते थे, बस एक छोटे से एरिया में पेंटिंग सिमटा हुआ था। ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि उधर कोई नहीं जानता था, लेकिन एक छोटे से एरिया में ही ये पेंटिंग जो है सिमटा हुआ था।
इसको जो है बिहार में अब जीआई टैग भी मिल चुका है, आप ऐसा बोल सकते हैं। मतलब जीआई टैग जो होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो बिहार में इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। और एक और नाम याद रखिएगा, सीता देवी, है ना, सीता देवी का नाम याद रखिएगा। जैसे उधर जो था जितवारपुर गांव के जगदम्बा देवी, उसी तरह से एक सीता देवी का नाम भी यहाँ पे आता है। तो उनको जो है बिहार सरकार के द्वारा प्राइज़ दिया गया था, ठीक है, उनको जो है बिहार सरकार के द्वारा प्राइज़ दिया गया था 1969 में। तो उसके बाद से जो है ऑफिशियल रिकॉग्निशन इस पेंटिंग को मिला। एक मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि सरकारी कागजों में इस पेंटिंग को 1969 के बाद से जगह मिला, ठीक है, जब उनको पद्मश्री दिया गया था। पद्मश्री नहीं, बिहार सरकार के द्वारा कोई लोकल लेवल का इनाम दिया गया था 1969 में सीता देवी को। उसके बाद अब देखते हैं कि उसके मतलब जब इतना हुआ, इस पेंटिंग को बढ़ावा मिला, तो फिर फ्रांस में, जर्मनी में, इसके अलावा जापान वगैरह और भी कई देशों में जो है इस पेंटिंग को फैलाया गया। जापान में पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे एक म्यूजियम भी है, मिथिला लोकचित्र कला संग्रहालय के नाम से, वहाँ पे जापान में एक म्यूजियम भी है, ठीक है। तो वहाँ एक जगह है जिसका नाम है निकाता, ठीक है, एक पहाड़ है जिसका नाम है तोकामाची हिल्स, वहाँ पे एक जगह है निकाता, यानी कि यदि आप देखें तो पूरा डिटेल में, तो जापान के अंदर है तोकामाची हिल्स, और तोकामाची हिल्स में एक जगह है निगाता, है ना, GAT होता है, तो निगाता में जो है एक म्यूजियम है जिसका नाम है मिथिला लोकचित्र कला संग्रहालय। तो वहाँ पे इस मतलब को सिंपल सिर्फ और सिर्फ मधुबनी पेंटिंग के लिए ही है। तो आप देख सकते हैं कि जापान में इसके नाम पे एक पेंटिंग मतलब कि एक म्यूजियम बनाया गया है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब यदि देखा जाए तो मधुबनी पेंटिंग के इसका यदि डाउनफॉल के बारे में लिखा जाए कि इसके जो लोग हैं उनको क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो आप इसके लिए सिंपली लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ के जो लोग इस पेंटिंग को करते हैं उनको सफिशिएंट पेमेंट नहीं मिल पाता। इस पेंटिंग को खरीदने वाले लोगों की संख्या लिमिटेड अमाउंट में है, मतलब खरीदने वाले लोग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस पेंटिंग को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो मेहनत लगने के कारण पेंटिंग काफ़ी महंगा हो जाता है, और उतना पैसा जो है मतलब कि इंडिया के लोग या बिहार के लोग मतलब कि उतना ज़्यादा समृद्ध नहीं है कि पेंटिंग खरीद सकें, है ना। यहाँ सबसे पहले तो अभी बेरोजगारी और भुखमरी ये सब में आदमी उलझा हुआ है। तो ये आप लिख सकते हैं वहाँ पे कि इतने यहाँ बिहार के लोग इतने सुख समृद्धि नहीं है, या फिर यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इतने समृद्ध नहीं है। हाँ, विदेशों में जो है इस पेंटिंग का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। हाल फिलहाल में जो है रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन में इस तरह का पेंटिंग करवाया जा रहा है, तो जिसके कारण से ये पेंटिंग करने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा मतलब कि राहत मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे। तो ये था मिथिला पेंटिंग के बारे में। हम लोग मिथिला पेंटिंग के बारे में सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं ओवरव्यू। तो शुरू से हम लोग क्या क्या देखें, तो बिहार में किस किस एरिया में होता है, तो मेनली मिथिलांचल के क्षेत्र में होता है, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और नेपाल वाले इलाके में, है ना, नेपाल के भी कुछ इलाके में। इसका रिटर्न साक्ष्य कहीं नहीं कि कब ये शुरुआत हुआ था, लेकिन सब देखा जाए तो सबसे पहले विद्यापति जी का एक बुक है जिसका नाम है कीर्ति पताका, वहाँ पे इस पेंटिंग के बारे में मेंशन है। पहले सिर्फ रंगोली के आधार मतलब रंगोली के रूप में बनाया जाता था, लेकिन अब कपड़ा, दीवार, कागज़ के बैग, है ना, सब जगह आने लगा है। और पहले सिर्फ महिलाएँ इसमें काम करती थी इस पेंटिंग को बनाने में, लेकिन अब जो है पुरुष भी इस काम को करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर लिखेंगे कि इसमें जो जो इम्पोर्टेंट नाम है, किनको कब क्या मिला, किनको प्राइज़ मिला है, उसके बारे में। जैसे जितवारपुर गांव की जगदम्बा देवी हो गई, सीता देवी जिनको 1969 में बिहार सरकार से प्राइज़ मिला था, ठीक है, और जगदम्बा देवी को 1975 में पद्मश्री मिला था, ठीक है, और 2011 में महासुंदरी देवी को पद्मश्री मिला था। तो ये 2-3 नाम याद रखिए किनको क्या क्या मिला है। ये 2 तरह का होता है, एक होता है वॉल पेंटिंग जिसको भित्ति चित्र बोलते हैं, और एक होता है अरिपन। वॉल पेंटिंग जो है 3 जगह में किया जाता है, भगवान के घर में, नवविवाहित लोगों के कमरे में, और किसी खास उत्सव पर बाहर के दीवारों में, ठीक है। जो नवविवाहित लोगों के कमरे में जो पेंटिंग किया जाता है उसको कोहबर पेंटिंग बोला जाता है, और वहाँ पर डिफरेंट पशु पक्षी या फिर पेड़ पौधे की आकृति बनाए जाते हैं। हर एक जानवर मतलब वहाँ पे जो भी फोटो बनाया जाता है, जो चित्र बनाया जाता है, उसका अपना एक अलग मतलब है। जैसे हंस जो है और मोर वगैरह जो ये शांति का प्रतीक है, सिंह जो है शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। और वहाँ पे केला और बांस का मतलब कि कुछ पेड़ का ही बनाया जाता है, जैसे केला और बांस का फोटो बनाया जाता है। बांस जो है वंश बढ़ाने का प्रतीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे पेंटिंग कर बनाए जाते हैं। सूर्य और चांद्र का फोटो बनाया जाता है वहाँ पे, जो ये तय करता है, मतलब कि ये मानकर बनाया जाता है कि इसको देखने से उम्र लंबा होता है। अब अरिपन के बारे में है, तो अरिपन जो है मेनली त्यौहार या उत्सव में मतलब कि दीवार छोड़ के कहीं भी बनाया जाता है, खास करके ज़मीन पे बनाया जाता है ना। इसको बनाने का मेन मकसद क्या है कि फसल उस साल अच्छा होता है, ऐसा उन लोगों का मानना है। पहले तो इसी के लिए बनाया जाता था, शुभ काम में बनाया जाता था, है ना, ताकि फसल अच्छा हो। उसको बनाने के लिए क्या करते थे,
तो बांस को भिंगा करके उसका ब्रश बनाया जाता था, या फिर माचिस के तिल्ली से महीन लाइन खींचने के लिए भिंगा करके उसको चूर करके ब्रश का शेप दे दिया जाता था और पिठार बनाया जाता था। पिठार कैसे बनता है, तो एक गाढ़ा घोल होता है मिट्टी और गोबर का मिला करके, उसी चीज़ को बनाया जाता था। ठीक है। और यहाँ पे कलर यदि निकालना है तो कलर निकालने का भी नेचुरल वे होता था। हरा रंग पत्ता से, पीला रंग सरसों या हल्दी से, फिर सफ़ेद दूध से, चावल से सफ़ेद रंग। इसके अलावा फिर रंग का पकड़ मजबूत करने के लिए इसमें गोंद मिलाया जाता था। ठीक है। तो वो गोंद जो है वो भी बबूल के पेड़ से निकलता था। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर जैसे यहाँ पे यदि कहीं पीला रंग रंगा गया है, मतलब धरती के लिए पीला रंग का प्रयोग किया जाता था, उजला रंग पानी के लिए, लाल रंग आग के लिए, काला रंग हवा के लिए, नीला रंग आकाश के लिए। तो ये सब कुछ कलर कोडिंग था, है ना। तो याद रखिएगा रिपन के बारे में और एक्सपेंशन कैसे कैसे हुआ उसके बारे में। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।